बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज की मेहमान हैं हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज इलाहाबाद, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का एक कॉन्स्टिट्यूएंट माइनॉरिटी कॉलेज है। उसकी प्रिंसिपल डॉक्टर यूसिफा नफीस साहिबा, जिनका ददिहाल मलाक महगांव है और ननिहाल पीपल गांव है। वालिद साहब का नाम मरहूम अब्दुल मालिक साहब और वालदा का नाम मोहतरमा नफीस फातिमा साहिबा है। नानी का ताल्लुक चायल खास से था और नाना का ननिहाल सैयद सरामा था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज की प्रिंसिपल होने वाली वो चायल की न सिर्फ पहली खातून है, बल्कि पहली शख्सियत भी हैं। इसके अलावा वो मेरी बड़ी बहन भी हैं और केजी में मेरी क्लास टीचर भी रही हैं। बाजी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत खैर मकदम है। खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये बहुत खुशकिस्मती है मेरी कि मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला है। सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं प्लीज। मेरी वालदा नफीस फातिमा साहिबा पीपल गांव की हैं और मेरे वालिद मोहतरम अब्दुल मालिक साहब यहाँ महगांव के थे, जिनको अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे दादा दादी दोनों ही महगांव के थे। अब्दुल बारी साहब और हजरतुन्निसा मेरी दादी का नाम था। अनवारुल हक साहब मेरे नाना, जो कि पीपल गांव के थे, और मेरी नानी जुबैदा साहिबा चायल की थी। मेरा सबसे बड़ा लिंक जो परगना चायल से है वो ये कि बहुत ज्यादा तादाद में मेरी तालबात जो मेरे शागिर्द आ रही हैं, वो सब परगना चायल के बहुत एक लंबी तादाद है, जो कि मैं 33 साल मुझको हो चुके हैं हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 2 पुश्तों से पढ़ चुके हैं, वालदा ने पढ़ा और अब उनकी बेटियां पढ़ रही हैं। तो ये सबसे बड़ा लिंक है। अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में बताइए। कितने भाई बहन, कितने बच्चे, हस्बैंड कहाँ के हैं, ये सब बताइए। अच्छा, मेरे शौहर अकील अहमद फारूकी साहब हरदोई जिला के गोपा मऊ के पास रावल गांव के रहने वाले हैं और वो ITI नैनी में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज में जॉब करते थे, अब रिटायर हो गए हैं। और मेरे बहुत ही अच्छे शौहर वो रहे। उन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया अपने करियर में और हर तरह से। और हम लोग 4 भाई बहन हैं। हमारी बड़ी बहन नसीम फातिमा, जो कि इस वक्त रियाद में है, और उनके शौहर इशरतुल्ला साहब देहका के हैं। उन्होंने भी हमें हमेशा बहुत सपोर्ट किया है और हमारी हमेशा हौसला अफजाई की है। मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक अब्दुल राजिक जो कि रियाद में हैं, इंजीनियर हैं वो, और अब्दुल काशिफ साहब जो कि आपके सामने हैं। और मेरे भाइयों ने हमेशा मेरी जिस मुकाम पे मैं पहुंची हूँ वहां तक ले जाने में हमेशा कोशिश रहे हैं और उन्होंने हमेशा हमारी हौसला अफजाई की है। और बड़ी बहन नसीम फातिमा ने भी हर मौके पर, हर लम्हे पर हमें मदद की है। मेरे 3 बच्चे हैं। सिद्रा फारूकी, जिनकी शादी चायल में ही हुई है। कटौला गांव के शारिफ जमीर साहब उनके शौहर हैं, मेरे दामाद, और उनके वालिद साहब मोहसिन जमीर साहब कटौला के, और उनकी वालदा रफत साहिबा महगांव की हैं। तो ये भी एक मेरा चायल से लिंक है कि मेरे दामाद चायल के हैं। और मेरे बेटे नबील अहमद फारूकी की अभी शादी हुई है, वो
इसी इलाहाबाद के ही अंडिया तहसील के बिंदा गांव से रिलेटेड हैं, आमना मसूद साहिबा, और एक छोटा बेटा नजील फारूकी जो कि अभी बीटेक की पढ़ाई अब शुरू करने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि बाजी की बहू जो हैं उनके वालिद साहब जनाब आरिफ अमीन साहब जो चाइल्ड खास के हैं उनके साले हैं, तो ये भी एक लिंकेज है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक मैं अपनी फैमिली के बारे में एक बात और कहना चाहूंगी कि मेरे चचा अब्दुल वाली साहब और उनके जो बच्चे वसीम फातिमा जो अब इस दुनिया में नहीं रही, कसीम फातिमा, अब्दुल नासिर, अब्दुल आमिर, अब्दुल शाकिर और अब्दुल यासिर, वो सब भी हमारे इस जो हमारा सफर रहा है उसमें हमेशा उन मददगार रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप हमें अपने तालीमी और तदरीसी सफर की कहानी सुनाएं प्लीज। अच्छा, देखिए, मेरे वालिद साहब एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। मेरा बहुत ही जो इब्तदाई बचपन था वो तो सुल्तानपुर में गुजरा, और मेरा नाम वहाँ लिखाया गया किसी स्कूल में, लेकिन मैं कहती थी कि मैं अपनी आपी के पास बैठूंगी और स्कूल क्लास में नहीं बैठती थी। फिर उसके बाद पापा का ट्रांसफर हो गया प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में दर्जा 4 में मेरा नाम प्राइमरी स्कूल में लिखाया गया, और उसके बाद मैंने वहीं से 5वां पास किया, और फिर छठे दर्जे से लेकर 12वें दर्जे तक मैंने गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ से तालीम पाई। सन 1975 में मैंने 1973 में हाई स्कूल किया और 1975 में इंटर किया। 1975 में मेरी किस्मत थी कि मेरे वालिद साहब का इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में वो लेक्चरर होकर के आए, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती थी कि इलाहाबाद आने का मौका मिला। और इत्तेफाक की बात ये कि 1975 में ही हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज खुला था, लेकिन मुझे यूनिवर्सिटी जाने का शौक था, तो मैंने कहा कि मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगी। तो वालिद साहब ने कहा कि ठीक है, अगर कोई इधर से जाने वाला मिल जाए तो आपका नाम लिखा देंगे। उन्होंने तो एक अम्मी की रिश्तेदार, हमारी बहुत अच्छी दोस्त रिजवाना जमीर जो कि पीपल गांव की थी, पता चला कि वो हमीदिया इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद यूनिवर्सिटी जा रही हैं, तो मेरा नाम भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लिखा दिया गया। और 1977 में मैंने बीए पास किया, और 1979 के बैच में पूरा होते होते 1980 हो गया था, मैंने एमए पास किया। और फिर वालिद साहब की हौसला अफजाई से और उनकी उस वक्त की हिम्मत को दाद देना चाहिए कि 70s और 80s में उन्होंने ये हिम्मत की कि मुझको मेडिवल हिस्ट्री में रिसर्च करने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप रिसर्च करें। बीए में मेरे सब्जेक्ट थे इंग्लिश लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर और मेडिवल हिस्ट्री, और फिर मैंने एमए किया मेडिवल हिस्ट्री में। तो उन्होंने ये हिम्मत की कि ठीक है आप पीएचडी डीफिल ज्वाइन करें। तो मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेडिवल हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर राधे श्याम जी के अंडर में रिसर्च ज्वाइन की, और फिर उसका टॉपिक था 18वीं शताब्दी में उत्तरी भारत की सामाजिक दशा उर्दू साहित्य के संदर्भ में, यानी सोशल कंडीशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इन 18th सेंचुरी एज डिपिक्टेड इन उर्दू लिटरेचर। ये उस वक्त बहुत ही एक अहम टॉपिक था, क्योंकि तब तारीख को अदब से जोड़ने की बात पर बहस चल रही थी। हर कोई अदब को तारीख से नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन प्रोफेसर राधे श्याम जी ने कहा कि नहीं, आपको अदब से जोड़ करके तारीख लिखनी होगी, क्योंकि जो बाहर से आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं, वो तो 2-4 दिन टहल के चले जाते हैं, वो क्या बताएंगे, और जो दरबारी मौरखीन हैं वो सिर्फ दबाव में आकर के या किसी वजह से अपने इंटरेस्ट के लिए लिखते हैं, और ये इन शायरों ने जो लिखा है उससे हम तारीख निकालें। 1985 में
मैंने डीफिल मुझे अवार्ड हुई, और उसके बाद फिर 1985 दिसंबर से 1986 मार्च तक मैंने सदन लाल सांवल दास खन्ना डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में लेक्चररशिप मुझे 3 महीने मिली। और उसके बाद फिर यूपी हायर सर्विसेज कमीशन का मैंने फॉर्म भरा, जिसमें प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद का कॉलेज पहले नंबर पर रखा। ये मेरे लिए आगे चल करके बहुत ही अलमनाक दौर रहा, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, और उनकी वफात के बाद फिर मुझको यूपी हायर सर्विसेज कमीशन का इंटरव्यू हुआ, और मेरा सिलेक्शन, जो मैंने पहली चॉइस दी थी प्रयाग महिला विद्यापीठ इलाहाबाद, उस पर हो गया। ये कानपुर यूनिवर्सिटी से मुंसलिक था, लेकिन आगे चल करके जब ज्वाइन करने की बात आई तो पता चला कि अभी ये फुल ग्रांटिंग एड पर नहीं है, तो मुझे वहां पर बेसिक पे ही मिली, जो उस वक्त 700 होती थी। और उसके बाद थोड़े ही दिन गुजरे कि पता चला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3 साल का बीए हो गया। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि 3 साल का बीए जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने डिक्लेयर किया तो तमाम पोस्ट निकली, और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में भी मेडिवल हिस्ट्री की पोस्ट निकली। तो मैंने उसमें भरा, और 2 मई 1988 से आज तक मैं हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अपना तदरीसी सफर तय करती रही। पहले लेक्चरर, उसके बाद फिर एसोसिएट प्रोफेसर हुई, और उसके बाद अब प्रोफेसर और प्रिंसिपल। मैं 2016 में पहले मई में ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल रही, और फिर 31 जनवरी 2017 से मैं रेगुलर प्रिंसिपल के तौर पर हूँ, जो टर्म अब मेरा पूरा होने वाला है। मैं एक बहुत ही दिलचस्प बात बताना चाहता हूं कि क्लास 10th तक बाजी ने लालटेन में पढ़ाई की। उसकी क्या वजह थी? क्या शहर में जहां प्रतापगढ़ में आप रहती थी वहां लाइट नहीं थी, या आपके घर में लाइट नहीं थी, या क्या था? नहीं नहीं, बहुत कम जगहों पर लाइट थी उस वक्त, और जहां जिनके घर में हम लोग रहते थे उनके इतने वसाइल नहीं थे कि वो लाइट लगवाएं। तो इसलिए उन्होंने, जब हम फर्स्ट ईयर में गए तो मेरे यहाँ लाइट लगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जब ग्रीनवुड स्कूल में पढ़ाती थी तो मैं आपका स्टूडेंट था और आप मेरी क्लास टीचर थी, तो आप मेरी क्लास टीचर कैसे बनी? हम चाहेंगे कि ये भी आप शेयर करें। अच्छा, जब मैं एमए फाइनल में थी तो इम्तिहान दे चुकी थी, तभी ये अब्दुल काशिफ साहब केजी क्लास में थे, और इनकी इंग्लिश की पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो हम स्कूल गए पता करने, ग्रीनवुड स्कूल में, जो कि डॉक्टर अबरार साहब यहाँ के नामी गिरामी डॉक्टर हैं थे। तो उन्होंने, जब इनके स्कूल गए तो वहाँ की प्रिंसिपल थी रशीदा साहिबा, उन्होंने बताया कि हमारी टीचर ने नया स्कूल खोल लिया है, जो इंग्लिश की टीचर थी, और अब हमारे यहाँ इंग्लिश की कोई टीचर इस वक्त नहीं है। और उन्होंने पूछा कि आप क्या कर रही हैं, मैंने बताया, तो उन्होंने कहा कि अरे आप ही आ जाइए। मैंने कहा कि मैं तो रिसर्च करने जा रही हूँ। कहले अरे पार्ट टाइम कर लीजिए। तो रिसर्च के दौरान मैं पार्ट टाइम ग्रीनवुड इंग्लिश स्कूल था, वहां पर पढ़ाने का काम करने लगी। तो अब्दुल काशिफ साहब उस वक्त केजी में थे, तो मैं इनकी क्लास टीचर भी रही, इनको पढ़ाया भी, ड्रामे भी कराए। अम्मी की कहानी की किताब थी, नानी की कहानी, उसमें तीनों मौसम का बड़ा अच्छा जिक्र था, और उसमें बहुत अच्छा ड्रामा ये करते थे। उसमें इनको पार्ट जाड़े का दिया गया, और तरह तरह के ईदगाह ड्रामा हुआ। बहुत हम लोगों ने कल्चरल एक्टिविटीज ग्रीनवुड में खूब की। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपनी डीफिल का टाइटल तो बता ही दिया है, उसके अहम नतायज क्या रहे? जी, देखिए, हिंदुस्तान की तारीख में 18वीं सदी जो बहुत ही अहम है, और जब हम उर्दू अदब की तारीख देखते हैं तो भी 18वीं सदी बहुत ही अहम हमें दिखाई देती है, क्योंकि ये वो दौर था जबकि वली दक्कनी हिंदुस्तान में इधर जुनूब से वो शुमाल की तरफ आए, और फिर धीरे धीरे उर्दू अदब शुमाली हिंदुस्तान में तरवीश पकड़ता चला गया। तो हमारे इस जो थीसिस थी
इसमें मेन ये हमको देखना था कि क्या उर्दू के शायरों ने जो शायरी की है उससे उस वक्त के कुछ समाजी इक्तिसादी हालात का अंदाजा होता है। तो बहुत बड़ी चीज एक ये मिली कि शहराशोब एक बिल्कुल नई, उन्होंने उर्दू अदीब शायर थे, उन्होंने तमाम शहराशोब लिखे थे और इसके अलावा तमाम मसनवियां लिखी गई, नज़में लिखी गई। जैसे आगे चल करके हमको 18वीं सदी में ही नज़ीर अकबराबादी मिल गए, जिससे कि हमको तमाम जो मौरखीन के ने तारीख लिखी थी उसमें आम जनता के बारे में, आम रहन सहन के बारे में उतनी हमको जानकारी नहीं मिलती थी। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ और हम लोगों ने जब प्रोफेसर राधे श्याम जी को अपने जो तमाम अशार का कलेक्शन दिखाया तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप बीच में लिखिए, यानी टेक्स्ट के साथ। इस पर काफी कंट्रोवर्सी भी रही कि नज्म ये तो जो शायर होता है वो तो तख्लीकी होता है और वो अपने इमेजिनेशन में रहता है, तो इससे असली तारीख नहीं निकाली जा सकती। लेकिन उनका कहना ये था कि जो शायर ने दुख दर्द सहे हैं वही लिख रहा है, तो उससे हमको तारीख, सोसाइटी के बारे में, तमाम तबकात के बारे में, रहन सहन, जो उस वक्त का खान पान था, सारी चीजें उससे सामने आती हैं। खास तौर से तफरीह के क्या उनके वसाइल थे। अब जैसे मुर्गबाजी का जिक्र अगर मीर तकी मीर कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सामने बात आ रही। और एक चीज और थी कि अगर 18वीं सदी में दिल्ली उजड़ी तो उसके बाद तमाम नए सेंटर्स भी, कल्चरल सेंटर्स सामने आ गए, खास तौर से अवध के। और हमको मीर हसन, मीर तकी मीर, इन सब के शायरी में ये भी मिला कि कैसे फैजाबाद बसा, कैसे लखनऊ बसा। मीर तकी मीर पहले लखनऊ जाते हैं तो बड़ी बुराई करते हैं और थोड़े ही दिनों के बाद वो कहने लगते हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा शहर है। तो इन शहरों का कैसे धीरे धीरे शहर सामने आए, कैसे ये जो एक सकाफती मंजर दिल्ली से हिंदुस्तान के, खासतौर से शुमाली हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में कैसे पहुंच गया, ये भी एक बड़ी खास बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज के बारे में थोड़ा बताएं, कब और कैसे वजूद में आया, कौन कौन से कोर्सेज अभी चल रहे हैं वहां, ये सब जानकारी दें प्लीज। देखिए, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज बना है हमीदिया प्राइमरी स्कूल से। हमीदिया प्राइमरी स्कूल 1932 में कायम हुआ 2 लड़कियों से। बेगम खुर्शीद ख्वाजा साहिबा ने इसको शुरू किया और अपने वालिद साहब के नाम पर इसका नाम हमीदिया रखा और धीरे धीरे ये तरक्की करते हुए 1951 में हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज बना। 1975 में इंटरनेशनल विमेन ईयर में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 5 कॉलेजेस को एक्सक्लूसिवली फॉर विमेन करने की कोशिश की और विमेन कॉलेज बनाने का प्लान रखा, जिसमें हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस मजहर साहिबा और मिसेस तजीन एहसानुल्लाह साहिबा ने इसमें बहुत कोशिश की और उन्होंने हमीदिया गर्ल्स इंटर कॉलेज का प्रपोजल भी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को भेजा और 1975 से जब 5 कॉलेज खुले तो हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज भी एक अफिलिएटेड कॉलेज बना। 2005 में जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई तो हमारा कॉलेज भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कॉन्स्टिट्यूएंट माइनॉरिटी कॉलेज बना। मुस्लिम माइनॉरिटी का ये एक वाहिद कॉलेज है और इलाहाबाद की न जाने कितनी लड़कियां इससे पढ़ करके और तमाम दुनिया में उनका अपना करियर है और या वो बहुत अच्छे से अपनी फैमिलीज चला रही हैं। बहुत ही ये कॉलेज इलाहाबाद की और उसके आसपास के इलाके की लड़कियों के लिए बहुत ही एक कहना चाहिए कि एक खास रुकन है।
इसका एक छोटा सा सिर्फ मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ 2016-17 में 2016-17 का जो सेशन था, एमए की क्लासेस कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस को मिली, जिसमें हमारे कॉलेज को भी 5 सब्जेक्ट में एमए मिला। कॉलेज हमारा पीजी कॉलेज बन गया, जिसमें उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, एजुकेशन, इनमें पीजी क्लासेस मिले। और उर्दू में आप यकीन जाने कि 50 सीट, पहले 25 सीटें हमें मिली, तो हमारी बहुत इल्तिजा पर वो 50 सीटें कर दी गई और हमारे पास 83 एप्लीकेशंस थी, जिसमें पूरी 50 सीटें भर गई और 3 बहनों ने एक साथ एडमिशन लिया, जिनको इजाजत ही नहीं थी कि वो एमए करें। लेकिन हमीदिया में चूंकि एमए हो गया था, तो 3 बहनों ने एक साथ एडमिशन लिया और इस वक्त तीनों ने नेट क्वालिफाई कर लिया, जो कि अगर हमीदिया में एमए ना होता तो शायद कभी एमए ही ना करते। तो इस तरह के हमारे जो हमीदिया में जो स्टूडेंट्स आते हैं, वो बहुत से ऐसे हैं जिनको कि पर्दे की वजह से या और बाहर ना जाने देने की वजह से वो तालीम नहीं हासिल कर पाती हैं। और इसलिए हमीदिया कॉलेज ने एक और बहुत लंबा सफर तय किया है वोकेशनल स्टडीज का। यूजीसी के 9th प्लान में हमको तमाम कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स के साथ हमको 2 नए सब्जेक्ट्स मिले, जो कि वोकेशनल थे, ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल साइंसेस, जो कि बीए के साथ बच्चे लेकर के तालीम हासिल करते हैं और उनके रोजगार के जो मौके हैं वो इससे बढ़ जाते हैं। 10th प्लान में हमारे यहाँ डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा मिला 3 सब्जेक्ट्स में, फैशन डिजाइन एंड एम्ब्रॉयडरी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एंड ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी इन अरबिक। आगे चल करके 11th प्लान यूजीसी में हमें सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज मिला, जिसमें कि हम लीगल और हेल्थ इश्यूज को लेकर के काफी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर 12th प्लान में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम आई कि वो बी वोक और एम वोक की क्लासेस शुरू करें, तो हमारे यहाँ 2015-16 से बी वोक 2 ट्रेड में शुरू हुआ, जिसमें कि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट का प्रोग्राम है। और ये दोनों ट्रेड हैं हमारे, फैशन डिजाइन एंड एम्ब्रॉयडरी और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर 18-19 में हम 17-18 में हमको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में भी मिला। और फिर अब इस सेशन में हमको ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस, डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया में भी बीवोक के क्लासेस मिल गए हैं। और फैशन डिजाइन एंड एम्ब्रॉयडरी में एमवोक का भी पहला बैच हमारा कंप्लीट हो रहा है। फैशन डिजाइन में बच्चे बहुत दिलचस्पी दिखा रहे हैं और हमारे जो इस सोसाइटी के बच्चे हैं, उनके घर वाले हैं, वो फैशन डिजाइन में ज्यादा एडमिशन अपने बच्चों का करा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सिलाई कढ़ाई बच्चे सीख करके ज्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। हमारे यहाँ उर्दू में रिसर्च डिग्री प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है और बाकी और सब्जेक्ट्स में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। कॉमर्स फैकल्टी में बीकॉम है और अब आगे कोशिश है कि हम साइंस की फैकल्टी भी खोलें, लेकिन हमारे सामने जो चैलेंज है वो है बिल्डिंग बहुत छोटी है हमारी, इसलिए ज्यादा फैकल्टी नहीं खुल पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डीफिल मुकम्मल करने में दादा का भी एक अहम रोल था। हम चाहेंगे कि उस बारे में हमें कुछ बताएं। हमारे दादा अब्दुल बारी साहब उर्दू और फारसी के बहुत अच्छे स्कॉलर थे और आपने उस जमाने में इस तरह से उर्दू और फारसी की में महारत थी उनकी कि वो इटावा इस्लामिया कॉलेज झांसी में सब प्रिंसिपल के ओहदे पर भी रहे और उन्होंने दिलचस्पी हमें बढ़ाई कि उर्दू अदब में कैसे तारीख को ढूंढा जाए। मेरे साथ बैठ करके वो तमाम कुल्लियात पढ़ते थे, दीवान पढ़ते थे और उसमें से बहुत माखज निकालने की कोशिश करते थे। तो अब्दुल बारी साहब का
उनकी एक डायरी मेरे पास है, जिसको कि मैंने अब पब्लिश कर 2016 में कराई थी, लेकिन बहुत ही वो छोटे पैमाने पर सामने आ पाई। अब मैं मैन्युस्क्रिप्ट के साथ जोड़ करके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ, और जल्द ही वो ऑनलाइन भी सबके पास आ जाएगी। और बहुत ही उनका एनकरेजमेंट रहा हमारे डीफिल को पूरा कराने में। उस वक्त आप अंदाजा करें कि वो मेरे दादा थे, लेकिन वो ये चाहते थे कि हम जदीद तालीम हासिल करें और बहुत गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करें। उनका जो दीवान है, जो उन्होंने एक डायरी में कुछ लिखा और कहते थे कि नहीं, हम इसको पब्लिश नहीं कराएंगे, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से सबके मंजर आम पर लाएं। और पीसीजी से हमारी गुजारिश होगी कि एक कोई प्रोग्राम ऐसा करें जो कि बयाज़-ए-आसी पर ही हो। इंशाल्लाह जरूर। एक औरत के लिए तालीम क्यों जरूरी है? देखिए, एक औरत की पहचान बनाने में तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तालीम से अपनी पहचान कायम होती है और इसके अलावा जिंदगी को जीने का सलीका आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के सवालात के लिए मैं आवाज दूंगा डॉक्टर तहमीना अब्बास साहिबा को। डॉक्टर तहमीना। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर यूसुफ़ा नफ़ीस साहिबा। मेरा सवाल ये है कि आपने तारीख़ जैसा मज़मून मुंतखब किया, जिसमें आपने एमए भी किया और आगे डॉक्टरेट भी उसी मज़मून में किया। तो आप मुझे ये बताइए कि इस मज़मून को पढ़ने में आपको क्या दिक्कत पेश आई और पढ़ाने में क्या दिक्कत पेश आई? देखिए, इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन पढ़ने में एक दिक्कत ये आती थी कि हम लोगों को फारसी पर उतना कमांड नहीं था, और हम प्राइमरी सोर्सेस फारसी के बजाय सेकेंडरी सोर्सेस पढ़ते थे, जो कि कभी-कभी बायस्ड होते थे। और पढ़ाने में दिक्कत ये आई कि एक ही टॉपिक में, या एक ही, अगर मान लीजिए किसी हुक्मरान के बारे में अगर हम बता रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट व्यूज, वो वहां पर भी वही प्रॉब्लम आई। मेडिवल हिस्ट्री में एक ये दिक्कत पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाने में ये आती है। आपका उर्दू अदब के हवाले से मुताला काफ़ी वसी है और आपके दादा जो थे वो खुद उर्दू से वाबस्ता थे। तो क्या कभी आपके जहन में आया कि आपको उर्दू अदब में जो है मज़ीद तालीम हासिल करनी चाहिए थी, या आप हिस्ट्री में तालीम हासिल करने पे मुतमईन हैं? नहीं, उर्दू अदब में मैंने डिग्री तो नहीं ली, लेकिन मैं हमेशा उर्दू में दिलचस्पी लेती रही हूँ और उर्दू में आर्टिकल्स भी लिखने की कोशिश करती हूँ। हमारे यहाँ उर्दू डिपार्टमेंट का एक जर्नल निकलता है, नक्शे-नौ, जिसको कि इस बार यूजीसी ने अपनी केयर लिस्ट में शामिल कर लिया है। मैं उसमें उर्दू में अपने आर्टिकल देने की कोशिश करती हूँ। 5 आर्टिकल मेरे उसमें हैं, और भी कोशिश करती हूँ कि उर्दू को आगे बढ़ाऊं। आप जो है आप तदरीस से भी वाबस्ता नहीं और अब मुस्तकिल एक इंतज़ामी ओहदे पर मौजूद हैं, तो आपको क्या फ़र्क महसूस होता है कि बहैसियत उस्ताद और बहैसियत प्रिंसिपल जो आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, तो आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगता था, कहाँ आप ज़्यादा अच्छा महसूस करती थी? देखिए, बच्चों को पढ़ाने में जो मजा है वो कहीं नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कहीं पर तलखियां भी आ जाती हैं, जिनसे दो चार होना पड़ता है। तरह तरह के चैलेंजेस आ जाते हैं, जैसे अब आजकल 2 साल से हम लोग कोविड-19 का जो ये फेज जिससे हम गुजर रहे हैं, उसमें ऑफलाइन से ऑनलाइन का जो ट्रांजिशनल पीरियड है, उस पर अपने आप को मुंतकिल करना। और फिर अब टीचिंग में ये था कि मैं जो करूंगी अपने मेरे ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में आप बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन उसमें तमाम लोगों को भी उस तरफ आपको ले जाने की जिम्मेदारी होती है। वहां पर आप कभी कामयाब होते हैं और कभी कभी नहीं भी कामयाब हो पाते। आप मुस्तकिल जो है
तदरीस से वाबस्ता रही हैं और आगे इंतज़ामी ओहदा भी रहा और आप अभी तक आप खदमात अंजाम दे रही हैं, तो आपको घरेलू ज़िंदगी में इस हवाले से कभी कोई परेशानी का सामना करना पड़ा अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली में, या कभी किसी भी किस्म के मसाइल आपकी मुलाजमत आपके घर पर असरअंदाज हुई? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, मेरी इस मुलाजमत के सफर में मेरी वालदा का बहुत अहम रोल है। हमेशा उन्होंने मेरे बच्चों को, मैं इत्तेफाक से, एक बहुत बड़ी बात कि मेरे शौहर मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे। कभी भी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि अगर उन्होंने बराबर से घर के कामों में भी हिस्सा लिया और बच्चों की परवरिश में भी उन्होंने हिस्सा लिया। और ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, वो इलाहाबाद में ही रहे, तो इसलिए। और वो लेकिन उनकी फैक्ट्री की जॉब थी, वो 8:30 बजे चले जाते थे और 6 बजे आते थे। उसके बाद फिर इस पूरे टाइम मुझको ही संभालना होता था, जिसमें मेरी वालदा का इतना ज्यादा रोल है, जो अभी भी हमारे लिए इंस्पिरेशन की बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने हमें एहसास ही नहीं होने दिया कि हम कॉलेज में, अगर बच्चे सड़क पे होते और मैं कॉलेज में होती, तो आप अंदाजा कर सकती हैं कि मैं कैसे अपने काम कर पाती। मैं कॉलेज जाती थी तो भूल जाती थी, क्योंकि मेरी वालदा बच्चों की देखरेख करती थी। और जब बच्चे बड़े हुए तो स्कूल से वालदा साहिबा के यहाँ आते थे, फिर हम लोग वहां पर लंच ले करके और फिर घर आते थे, फिर घर का काम शौहर की मदद से कर लेते थे। हमारी सास थी, वो भी बहुत हमें कोऑपरेट करती रही, हर एक की तरफ से बहुत कोऑपरेशन मिला, इसलिए ये काम आगे बढ़ता चला गया। एक बड़ा अहम सवाल ये है कि वो ख़वातीन जो मुलाज़मत पेशा होती हैं, वो अपने बच्चों के हवाले से कुछ ना कुछ ख्वाब ज़रूर देखती हैं कि उन्हें ये बनाना है या ये तालीम दिलानी है। तो क्या आपने अपने बच्चों के हवाले से कोई ख़ास ख्वाब देखा था और क्या वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ? देखिए, पूरा उस हद तक तो नहीं। देखिए, ख्वाब तो बहुत ऊंचे देखते हैं हम लोग, लेकिन ये कि फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया और एक बेटे ने सिविल इंजीनियरिंग किया और अब छोटा बेटा भी सिविल इंजीनियरिंग करने जा रहा है। लेकिन जो एक बहुत हाईएस्ट प्लेस पर होना चाहिए, वहां तक नहीं पहुंच सके, और इसके लिए मैं अपने को भी जिम्मेदार समझती हूँ। और मैं खुद भी एक मीडियोकर स्टूडेंट थी, तो इसलिए मैं उनके ऊपर ये बात नहीं थोप सकती थी कि आप बहुत ही ऊंचाइयों तक क्यों नहीं पहुंच पाए। कहीं ना कहीं मेरी परवरिश, लेकिन वो एक, मैं उनको अच्छा इंसान बना सकी और एक औसत दर्जे की वो पढ़ाई भी कर सके, इसके लिए हम मुतमईन। एक आखिरी सवाल बस मैं करूँगी कि क्या आपको दुनिया घूमने का शौक़ है और आप कहाँ-कहाँ घूम चुकी हैं, मुल्क से बाहर या हिंदुस्तान में भी कौन-कौन सी जगह देख चुकी हैं? देखिए, मैं मुल्क से बाहर 2011 में हज करने गई, तो जाहिर है कि इससे बड़ा कोई हमें अच्छा तजुर्बा नहीं हो सकता। इसके लिए भी मैं अपने शौहर को ही कहूंगी कि वो जैसे ही रिटायर हुए, उन्होंने कहा कि हम तो हज करने जा रहे हैं, आपको पता नहीं छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं। लेकिन मेरा चूंकि मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज था, तो जल्दी से नो ऑब्जेक्शन मिल गया और मैंने हज का सफर किया। और जाहिर है कि वो यादें कभी भुलाई नहीं जा सकती हैं, और मुल्क के बाहर जाने का और कोई मौका मुझे नहीं मिला। अब इंशाल्लाह मेरा सुपर एनिवेशन है 21 सितंबर 2023 में, उसके बाद फिर दुनिया के तमाम ममालिक देखूंगी। मज़ीद सवालात के लिए मैं सलीम भाई से कहूँगी कि उस सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाएं। यूसुफा ने अभी तस्करा किया दादा का, चाहे तो मेरे भी दादा थे अब्दुल बारी यासी साहब, उनकी खतूत का एक खजाना जो मेरे वालिद साहब के नाम था मेरे पास जमा है, और मैंने उसको बहुत इतिहास रखा हुआ है। वो एक अदब मुरक्का है पूरे खतूत, वो उसमें गजल भी है, नज़म भी है, अदब भी है, सब उसमें शामिल है। तो इंशाल्लाह किसी बात करूंगा। अच्छा यूसुफ, आप ये बताइए कि आपके वालिद साहब अब्दुल मालिक साहब जो हैं, बड़े डिसिप्लिन आदमी थे, बहुत डिसिप्लिन नेता। उनके डिसिप्लिन के असरात आप पर क्या हैं और उससे आपने क्या सीखा?
देखिए, मेरे वालिद साहब का जिस दिन इंतकाल हुआ उस दिन वो डॉक्टर को दिखाने जा रहे थे और मैं स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। मैंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूं, तो उनका आखिरी सेंटेंस यही था कि जो काम किया करो जिम्मेदारी से किया करो, तुम स्कूल जाओ, हम नसीमा के साथ चले जाएंगे। और इतने वो डिसिप्लिन थे कि 9 से 10 बजे रात के बाद वो पढ़ने नहीं देते थे, कहते थे कि अब सोने का वक्त है। और हम लोग उसी रवैये पर थे और हमको वो साथ में यूनिवर्सिटी भी ले जाया करते थे। अक्सर थोड़ा पैदल भी चलने को साथ में अपने साथ पैदल ले जाते थे और बड़े उसूल थे उनके, जो बहुत सी बातें अब मेरी समझ में आती हैं कि वो कितने अच्छी बात करते थे। जैसे कि वो कहते थे कि रिसर्च में जब मैं थी, डीफिल कर रही थी, तब भी वो कहते थे कि नहीं, फीस हर महीने जमा करो। अब ये बात समझ में आती है कि उनका ये ऐसा कहना क्यों था। और इतने अच्छे उनके उसूल ज़वाबित थे कि वो कभी फालतू बातें नहीं करते थे, हमेशा हम लोगों से भी ऐसी बातें करते थे जिन पे अमल किया जा सके। मैंने उनसे ये सीखा है कि हमेशा हमको आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, अपने काम के लिए ईमानदार होना चाहिए। उनसे जुड़ी हुई यादों में आम और खरबूजा, दो चीजें बहुत याद आती हैं आज भी। आम की महक और खरबूजे की महक। जब महंगाओं गर्मी की छुट्टियों में जाते थे तो आम की पाल वो रखते थे और फिर उसको बड़े एहतमाम से हम लोगों को देते थे, खरबूजा, आम। तो वो डिसिप्लिन भी थे और साथ में बहुत हम लोगों को तफरीह के लिए, हमको जैसे उस वक्त कोई भी अगर नेशनल लीडर आया, जैसे इंदिरा गांधी आई प्रतापगढ़ में, उनकी स्पीच सुनाने भी ले जाते थे, जुलूस दिखाने भी ले जाते थे। लेकिन एक ये डिसिप्लिन था कि उनकी मर्जी के बगैर हम कोई काम नहीं करें। माशाल्लाह। अच्छा सुनीता, ये बताइए, आप हिस्ट्री की टीचर हैं जी। और हिंदुस्तान में मुसलमानों ने, बल्कि मुगलों में ने भी शामिल कर लिया उसमें, तो 800 साल तक हुक्मरानी की। क्या वजह हुई उनका जवाल, क्यों उनका जवाल पजीर हुए? वो क्या जवाल की वजूहत क्या थी उसकी आपकी नजर में? देखिए, मुगलों की जो जवाल के असबाब हैं उसमें सियासी, समाजी, इक्तिसादी और सकाफती तमाम पहलू। अगर हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जायजा लें तो मुझको लगता है कि खास तौर से जो अकबर ने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, और मनसबदारी सिस्टम में जो जागीरदारी सिस्टम था, यानी मनसबदार जो थे वो दो तरह के होते थे। एक को कैश पेमेंट मिलता था और कुछ मनसबदार ऐसे थे जिनको की लैंड असाइन किए जाते थे, तो जो कि जागीर कहलाते थे। धीरे धीरे मनसब बढ़ते चले गए, कैश कम होता चला गया, जागीरदारों की तादाद बढ़ती चली गई और वो फिर आगे चल कर के किसानों को, जिनसे उनको लैंड रेवेन्यू वसूल करना था, उनका इस्तेसाल करने लगे। और फिर आगे चल कर के किसान भी बहुत परेशान हुए और ये एक जो दिक्कत आई कि जागीरदारी सिस्टम ने धीरे धीरे खोखला किया। दूसरी चीज, मनसबदारी सिस्टम में ही एक बात और भी थी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल आर्मी नहीं थी। हर मनसबदार की अपनी उसकी एक जो आर्मी थी उसका एक टुकड़ा होता था और वो अपने जो सिपाही थे उनको वो खुद रखता था। जब आगे चल कर के हालत खराब हुई तो क्या हुआ कि जो सिपाही थे, जो आर्मी के लोग थे, वो मनसबदार के लिए उनकी वफादारी ज्यादा होती थी और शहंशाह के लिए नहीं होती थी। फिर आप देखें कि एक और वजह है कि मुगल हुकूमत बहुत बढ़ गई, शुमाल से जुनूब तक पहुंच गई और औरंगजेब के वक्त तक बीजापुर और गोलकुंडा पर भी पूरा इक़्तिदार मुगलों का हासिल हो गया। लेकिन रीजनलिज्म
जो रीजनल पावर्स थी वो बढ़ती चली गई, खासतौर से मराठा और सिख, और उसके बाद फिर तमाम जो अमीर थे, जो उमरा थे, वो भी अपनी मनमानी करने लगे। क्योंकि एक दिक्कत ये भी थी कि मुगलों ने ये बात तो तय कर दी थी, बाबर ने ही अपने वक्त से, कि मुगल शहजादा ही हुक्मरान बनेगा, लेकिन ये नहीं तय हो पाया था कि कौन सा बेटा। इसीलिए बाप की जिंदगी में बेटे रिवोल्ट करते थे, और कई भाई अगर होते थे तो वो आपस में लड़ते थे, और साथ में अमीरों का एक एक ग्रुप उनके साथ शामिल हो जाता था, और जो कि बाद में सियासत की फिजा को खराब करने के लिए वो काफी आगे बढ़े। तो ये एक खास वजह हुई, कई इन सारी वजूहात से। एक वजह और भी थी कि बाबर ने हिंदुस्तान को जीता था गन पाउडर के बेस पर, लेकिन वो फिर आगे चल करके मुगल जो थे वो बहरी जो उनको अपनी सिपाह को बढ़ाना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अंग्रेजों ने अपनी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में हो रहा था 18th सेंचुरी में, उस हिसाब से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और इसलिए फिर मुगलों को शिकस्त खानी पड़ी। दूसरा चीज मेरा कहना यह है कि तालीम आपका प्रोफेशन है। अभी आपकी बातों से अंदाजा हुआ कि बच्चों को पढ़ाना आपका शौक भी है, बल्कि तो ये बताइए कि तालीम के अलावा, प्रोफेशन के अलावा आपकी क्या क्या मसरूफियात हैं, क्या शौक है आपको, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं आपकी? देखिए, एक बहुत बड़ी एक्टिविटी मेरी ये है कि मैं अपनी वालदा के साथ तमाम रिश्तेदारों के यहाँ अक्सर जब मुझे छुट्टी मिलती है, जब भी थोड़ा मौका मिलता है, तो उनके साथ में जाती हूँ। इसीलिए मैं सारे रिश्तेदारों को जानती भी हूँ, और मुझे अच्छा लगता है कि उनके खुशी और गमी के मौके पर मैं वहाँ मौजूद हूँ। और इसके अलावा मुझे एक शौक और भी है कि जब मुझे मौका मिले तो मैं थोड़ा ट्रांसलेशन, उर्दू से हिंदी, हिंदी से उर्दू, ऐसे ट्रांसलेशन में भी दिलचस्पी रखती हूँ। और खाना पकाना, ये सब थोड़ा शौक है। माशाल्लाह, ये तो शौक हर ख्याल में हर खातून का होता है, खाना पकाना, और बच्चों को, खासतौर बच्चों को और अपने शौहर को खिलाना। माशाल्लाह। अच्छा अब्दुल काशिफ, आप कंटिन्यू करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मौलवी लियाकत अली डिग्री कॉलेज महंगाओं में स्टूडेंट्स की तादाद कम होती जा रही है। आप भी महंगाओं से ही हैं। मौलवी लियाकत अली कॉलेज के मैनेजमेंट को आप इस प्लेटफॉर्म के जरिए क्या राय देना चाहेंगी जिससे वहां स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ सके? मौलवी लियाकत अली डिग्री कॉलेज, जो कि जहाँ पर लड़कियां तालीम ले रही हैं और लड़के भी, मेरे ख्याल से को एजुकेशन है वहां पर। जी जी हाँ, तो लेकिन ये कि इसमें अगर ये लोग वोकेशनल एंड प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ ध्यान दें ज्यादा, तो मेरे ख्याल से ज्यादा तरक्की की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मैं अपने कॉलेज में भी ये महसूस कर रही हूँ कि कन्वेंशनल कोर्स जैसे बीए है, तो बीए में तादाद पहले के मुकाबले में कम हो रही है। बीकॉम में पूरी सीट भर जाती है। इसके अलावा बीवोक में जो ट्रेड्स हैं उसमें भी बच्चे आते हैं। तो इसलिए अगर प्रोफेशनल स्टडीज में और मल्टी फैकल्टी की तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। और वैसे अब बड़ा चैलेंज तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आने वाला है, जिसमें बीए में सेमेस्टर सिस्टम होने वाला है और 4 साल का बीए होगा। ये सिर्फ पीजी कोर्स 1 साल का होगा जिसमें स्पेशलाइजेशन होगा। तो मौलवी लियाकत अली डिग्री कॉलेज के मुंतजमीन से मेरी गुजारिश है कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर गौर करें और उसके मुताबिक अपने कॉलेज को गियर अप करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंसिपल रहते हुए आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है या करना पड़ रहा है? देखिए, इस वक्त तो कोविड-19 के बाद सबसे बड़ा चैलेंज था ऑफलाइन से ऑनलाइन प्रोसीजर की तरफ आना। एडमिशन हो या फी सबमिशन हो या टीचिंग हो या कॉलेज की और कारगुजारियां हो, उन सब को ऑफलाइन मोड से ऑनलाइन मोड की तरफ लाना। जैसे अभी हम जूम पर बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि पिछले जब मार्च में कोविड की शुरुआत हुई और जूम पर क्लास लेना पड़ा, तो ऑडियो वीडियो ऑन करने में डर लग रहा था। लेकिन ये इसका इस चैलेंज को हम फेस करते 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 अब
हमने कई चैलेंजेस को पार कर लिया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज है। इसका हमें सामना करना है और उस पर आगे ले जाना है। हमको बीच बीच में अपनी स्वॉट एनालिसिस करनी है, स्ट्रेंथ को भी देखना है और वीकनेसेस को भी देखना है, अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ चैलेंजेस पर भी गौर करना है, तब शायद हम कुछ आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखिए, पीसीजी मेंबर्स को मैं अपने दादा की नज्म, जो कि उन्होंने जब वो तालिब इल्म थे और उन्होंने अपने हमसबक तलबा के लिए लिखी थी, यूनियन उस वक्त जो जमुना मिशन कॉलेज इलाहाबाद में है, वहां के बच्चों के लिए उन्होंने लिखा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि अजीजों, दोस्तों, प्यारो, बताऊं तुमसे क्या तुम हो, मोहब्बत एक सदफ है जिसके दुर्रे बेबहा तुम हो, मशामे हिंद को कर दे मुअत्तर, बुए उल्फत कर दो मुअत्तर बुए उल्फत से, गुलिस्ताने वतन में वो नसीमे जां फिजा तुम हो, चमनजारे वतन में गाएं जो नगमे मसरत के, हकीकत में वो बुलबुल हो, वो मुर्गे खुश नवा तुम हो, अनादो हिरसो खुदगर्जी, हसद बदनामियों कीना, गर्ज जितने मर्ज हैं इस तरह, इनकी दवा तुम हो, बहुत से जख्म हैं हिंदुस्तान के कल्ब मुस्तर पे, कोई मरहम के जिससे उन सबों को हो शफा तुम हो, तुम्हारे बाद आएंगे बहुत से काफिले लेकिन चलेंगे नक्श पा पे जिसके सब, वो पेशवा तुम हो, किसी की कोशिशों ने इसको ये दिन ला के दिखलाया, इसे मंजिल पे पहुंचा दो कि साहिल आशना तुम हो, अंधेरी रात हो, तूफान हो, मौजों की फौजें हो, तुम्हें क्या खौफ इन सब का, परस्तारे खुदा तुम हो। तो जवानाने परगना चायल या और बच्चे, तालिबात, उन सब को अगर ये मैसेज पहुंच गया हो कि अपने आप को हम पहचाने और परवास को हम अपना ये बनाएं मकसद कि हमको, देखिए, कांस्टेंट एफर्ट करना है। जरूरी नहीं कि हम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हों, बहुत ज्यादा हमको कामयाबियां मिल रही हों, लेकिन हमको बराबर कोशिश करते चला जाना है। उन्होंने एक नज्म में और लिखा था, कहाँ हो जवाना ने महंगाओ आओ, हमारी सुनो और अपनी सुनाओ, उठाया है जिस काम का तुमने बेड़ा, उसे अपने हाथों ठिकाने लगाओ, न है दूर मंजिल न रहबर की हाजत, उठो रक्श हिम्मत को आगे बढ़ाओ। तो हमें हिम्मत से आगे बढ़ते चले जाना है। वो महंगाओं जो फख्रे कुल परगना था, उसे अपने होते न नीचा दिखाओ, एक मंजिल है जिसके हैं हजारों राहें, फर्क अंदाजे मुसाफत में है वुसत में नहीं। तो इसलिए इस तरह के मैसेज को अगर हम देखें, और इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि अहमदनगर के किले में कैद में थे, उनकी भी एक कहानी, उन्होंने, उनका एक मजमुआ है, तहमीना साहिबा तो बहुत अच्छी तरह जानती होंगी, गुबारे खातिर। गुबारे खातिर में एक चिड़िया और चिड्डे की कहानी उन्होंने लिखी है। तो मैं उस कहानी के हवाले से तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि हमको अपने आप को पहचानना है और आगे उठने की कोशिश करनी है। हमको चुपचाप नहीं बैठना है, हमें नाउम्मीदी से का सामना नहीं करना, हमको उम्मीद से आगे बढ़ते जाना है। और इसके अलावा एक चीज और हमें देखनी है कि हम ये ना देखें कि कोई क्या कर रहा है, चाहे वो तदरीस का मामला हो, चाहे वो घर के अपने जो हम घर के हमारे मराहिल हैं, उनमें हम ये ना देखें कि कौन क्या कर रहा है। हम सिर्फ ये देखने की कोशिश करें कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी क्या कमियां रह गई हैं। तो मैं मौलाना आजाद का ये किस्सा बता रही थी कि उन्होंने बताया कि मैं अहमदनगर के किले में एक सोफे पर बैठा हुआ था और बहुत मैं छत की तरफ देखता था, तो रोज मैं देखता था कि एक चिड़िया का घोंसला है और उसमें एक चिड़िया है और बच्चा है। वो
उसको बार बार उड़ना सिखाना चाह रही है और वो उड़ नहीं पाता है। लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में ये लिखा है कि एक दिन उसने जो उड़ान भरी तो फिर वो उड़ता ही चला गया, और फिर उसको उन्होंने ये मिलाने की कोशिश की और ये कहा कि हमारे इल्म इरफान का चूल्हा बिल्कुल ठंडा है और हम कोशिश नहीं करते हैं आगे बढ़ने की। अगर हम ये समझ लें कि हमारी क्या इस्तेताअत है, हमारे अंदर क्या ताकत है, तो हम फिर ऊपर उड़ते ही चले जाएंगे, कामयाबी के मनाजिल तय करते ही चले जाएंगे। तो मेरा ये आप सबके लिए ये मैसेज है, ये मेरा पैगाम है कि इकबाल के शाहीन की तरह बनिए और ज़ौक़े परवाज़ को बढ़ाइए, और आप ये समझ के रखिए कि तू समझता है राज है जिंदगी, फ़कत ज़ौक़े परवाज़ है जिंदगी। तो जिंदगी में ज़ौक़े परवाज़ को कायम रखिए, इंशाअल्लाह आप कामयाबी की मनाजिल तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाजी, आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझ नाचीज़ को बोलने का मौका दिया। तो ये थी प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफा नफीस साहिबा। उम्मीद करता हूं आप सबको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अब आपसे इजाजत चाहूंगा, अगले एपिसोड में हम इंशाअल्लाह एक नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।